भोपाल से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। सुर्खी सीट से पारुल साहू को प्रत्याशी बनाया गया है। जौरा सीट से पंकज उपाध्याय उम्मीदवार होंगे, तो सुमावली से अजब कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को टिकट मिला है, तो ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार अब प्रत्याशी होंगे। तो आपको बता दें, दूसरी सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है। तो उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। सुर्खी सीट से पारुल साहू को प्रत्याशी बनाया गया है कि ये पहले से तय था। चर्चा इस बात की थी कि पारुल साहू को सुर्खी से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जौरा सीट से पंकज उपाध्याय उम्मीदवार होंगे, तो सुमावली से अजब कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, दूसरी सूची जारी हो चुकी है कांग्रेस की, किस आधार पर प्रत्याशी तय हुए? जी नवीन, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ये 9 उम्मीदवारों की घोषणा की कांग्रेस ने। देखिए, पार्टी ने सिर्फ एक ही आधार तय किया था, सर्वे, और कमलनाथ ने 3 सर्वे कराए थे और ये साफ कर दिया था कि तीनों सर्वे में जो भी अव्वल होगा, जो भी सबसे ऊपर होगा, उसी को टिकट मिलेगा। इसमें जोर आजमाइश किसी की भी और सिफारिश किसी नेता की, किसी दिग्गज की इस प्रत्याशियों की लिस्ट में नहीं पड़ेगी। इसका असर भी साफ तौर पर दिख रहा है। कुछ दिनों पहले जब कमलनाथ ग्वालियर दौरे पर थे, वहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि सामने एक प्रत्याशी खड़ा है, मैं इसको नहीं जानता, इसको जब टिकट मिल गया तभी मेरे पास है। तो इस तरीके से सर्वे का आधार तय किया गया है। अगर मैं सूची की बात करूं तो जौरा से पंकज उपाध्याय को टिकट कांग्रेस ने दिया है। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा हैं, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया। पुराने नेता हैं, सीनियर नेता हैं, और ये माना जा रहा था कि अजब सिंह कुशवाहा का नाम तय है और सर्वे में भी उनका नाम आया था। और इसके बाद से ये लगातार ये माना जा रहा था कि अजब सिंह कुशवाहा को टिकट मिलना तय है। ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिंह सिकरवार हैं, बीजेपी में रहे हैं। हाल में ही तकरीबन 20 से 25 दिन पहले इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है जी। बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी सतीश सिंह सिकरवार ने ग्वालियर चंबल में जब कमलनाथ का रोड शो था तब उस दौरान उन्होंने किया था। और पुराने नेता हैं, मजे हुए नेता हैं, और हालांकि इस बार जिस प्रत्याशी से इनका मुकाबला जी प्रत्याशी प्रतिनिधि तोमर से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर दमखम के साथ मैदान में है। एक तगड़ी टीम है उनके पास, पकड़ी जाती है सतीश सिंह सिकरवार की। ज्यादा कांग्रेस ने सिकरवार पर भरोसा जताया। कोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला है, कांग्रेस के ये भी सीनियर नेता माने जाते हैं और सीनियर वरिष्ठ नेता है। पार्टी में अच्छी पकड़ है, इनकी कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है, नेटवर्क इनका जबरदस्त है। मुंगावली से कन्हैया राम लोधी को टिकट दिया है। लोधी वोट बैंक अच्छा खासा है वहां पर। मुंगावली में यादव और लोधी वोट का बड़ा प्रभाव है, लिहाजा पार्टी ने कन्हैया राम लोधी को जी पार्टी में शामिल हुई है। जी नवीन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची इस वक्त जारी हो चुकी है और सुवासरा सीट से राकेश पाटीदार को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। 9 उम्मीदवारों की सूची है, जिसमें सुर्खी सीट से पारुल साहू को प्रत्याशी बनाया गया। जौरा सीट से पंकज उपाध्याय कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान। सुमावली से अजब कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को टिकट दी गई है, जैसा कि नवीन बता रहे थे, काफ़ी कद्दावर नेता ग्वालियर पूर्व से वो प्रत्याशी होंगे। पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला को टिकट मिला है। मुंगावली से कन्हैया राम लोधी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। मांधाता सीट से उत्तम राजनारायण सिंह को टिकट मिला है। तो बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू बाना को कांग्रेस का टिकट मिला है। सुवासरा सीट से राकेश पाटीदार कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। तो सतीश सिकरवार मुन्नालाल गोयल के खिलाफ चुनाव मैदान में होंगे। बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू बाना को कांग्रेस का टिकट दिया गया है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। नवीन, एक और अहम प्रत्याशी जो है सुर्खी से पारुल साहू, जिसका नाम तय माना जा रहा था, वो भी एक प्रबल दावेदार थी और ऐसे में वहां पर भी सिनेरियो बदलेगा। नवीन,
अगर आप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, पारुल साहू हाल में ही बीजेपी से बगावत करके कांग्रेस में शामिल हुई हैं और 2013 का चुनाव गोविंद सिंह राजपूत के मुकाबले वो बीजेपी में रहते हुए लड़ चुकी हैं और करारी शिकस्त भी गोविंद सिंह राजपूत को उन्होंने दी थी। बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था 2013 में, लेकिन उस वक्त बीजेपी से जी उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन लगातार कांग्रेस इस आस में थी कि पारुल साहू उनकी पार्टी में आए, कांग्रेस में आए और कांग्रेस से गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ चुनाव लड़े। सर्वे में भी उनका नाम लगातार चल रहा था, लिहाजा कांग्रेस ने पारुल जी जी नवीन, चलिए लगता है नवीन से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया, लेकिन आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। मुंगावली से कन्हैयाराम लोधी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला को टिकट मिला है। मुंगावली से कन्हैयाराम लोधी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। तो दूसरी सूची कांग्रेस की जारी हो गई 9 लोगों के, जिसमें नाम है मांधाता सीट से उत्तम राजनारायण सिंह को टिकट मिला है। तो बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू बाना को टिकट दिया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज नजर आ रही है। फिलहाल दूसरी सूची जारी होने के साथ ही 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। सुर्खी सीट जहां पर पारुल साहू ने अभी ही बीजेपी से कांग्रेस में प्रवेश किया, जिनका नाम तय माना जा रहा था, उसे दिया गया है टिकट। सुमावली से अजब कुशवाहा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ग्वालियरपुर से सतीश सीकरवार को टिकट मिला है, जिन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था और जैसे नवीन बता रहे थे प्रबल दावेदार थे। तो लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, उनका ऐलान कर दिया है। और ऐसे में अब कांग्रेस की तैयारियां काफी आगे नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। सुर्खी सीट से पारुल साहू को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि प्रबल दावेदार थीं। जौरा सीट से पंकज उपाध्याय उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। सुमावली से अजब कुशवाहा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा ग्वालियरपुर से सतीश सीकरवार को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई है, जिनमें उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया। मुंगावली से कन्हैयाराम लोधी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। मांधाता सीट से उत्तम राजनारायण सिंह को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू बाना को कांग्रेस का टिकट मिला है। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त सीधे भोपाल से इस खबर पर जुड़े। राकेश, जिस तरीके से तैयारियों की बात करें, फिलहाल कांग्रेस की तैयारियां काफी आगे नजर आ रही है। 9 उम्मीदवारों का ऐलान और कर दिया कांग्रेस ने, किस आधार पर? देखिए, बिल्कुल आधार का पैमाना कांग्रेस का एक ही रहा है। वो पैमाना रहा है, कांग्रेस ने सर्वे कराया था। हालांकि इसमें बात करें, जो पारुल साहू हैं, पारुल साहू कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस के दामन में शामिल हुई हैं। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो गोविंद सिंह राजपूत हैं, जो कि मंत्री हैं वर्तमान में, तो उनके खिलाफ एक कांग्रेस को पुख्ता चेहरा नहीं मिला था। वहीं पारुल साहू की बात करें, पारुल साहू ने 2013 में गोविंद सिंह राजपूत को पराजित किया था। उनके खिलाफ जो है बीजेपी से वो मैदान थी, और गोविंद सिंह राजपूत है, मंत्री हैं, वो कांग्रेस से उस समय प्रत्याशी हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की नजर भी थी। और पारुल साहू भी चूंकि बीजेपी में गोविंद सिंह के आने के बाद से वो नाराज चल रही थी, उनको भी कांग्रेस में जाने का मौका मिला है। तब से ही माना जा रहा था कि पारुल साहू को कांग्रेस टिकट देगी। और जिस तरह से वो सूची जारी होने के 4-5 दिन पहले कांग्रेस में उन्होंने दामन थामा और उनको टिकट मिला है। यानी कह सकते हैं कि जो पैमाना है सीधे तौर पर जो प्रत्याशियों के चयन का, वो एक ही पैमाना रहा है, वो
हो रहा है सर्वे, और सर्वे इस आधार पर हुआ है कि कौन प्रत्याशी किसको शिकस्त दे सकता है, कौन प्रत्याशी जो है जो विपक्षी दल है बीजेपी उसको पराजित कर सकता है। तो जो पैमाना एक ही था, और पूरे सर्वे की बात करें 3 से 4 सर्वे पूर्व सीएम कमलनाथ हैं, उन्होंने ये सर्वे कराए थे, और सर्वे के आधार पर जो तमाम नाम जारी हुए, हम हरिवल्लभ शुक्ला की बात करें तो वो भी कांग्रेस के जो है एक ऐसा चेहरा है जो कि सीट निकाल कर ला सकता है। क्योंकि हम बात करें उपचुनाव का जो मुख्य फोकस है इसी बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश में किसकी सत्ता रहेगी, किसकी सत्ता नहीं रहेगी, किसकी सत्ता जाएगी, कौन वापसी करेगा, ये पूरा जो 28 सीटों पर चुनाव है ये चुनाव ही तय करना है। और ऐसे में एक एक सीट है वो महत्वपूर्ण है, और यहां पर तमाम जो कांग्रेस से पहले परंपरा चली आती रही कि तमाम गुटों को अलग अलग उन गुटों के हिसाब से बंटवारे करना है, एक एक गुट के हिसाब से एक जो है चेहरे पर इतने टिकट जारी करना है, वो परंपरा फिलहाल देख पा रहे हैं। चलिए आपको रोकेंगे राकेश, इस वक्त हमारे साथ पोहरी सीट से प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। हरिवल्लभ जी आपको बधाई सबसे पहले, और किस तरीके से तैयारी आप फिलहाल आगे लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस की क्या तैयारी होगी? कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है, और जितनी सीटों पर हमारे कांग्रेस के नव निर्वाचित जो विधायक थे जिन्होंने पार्टी से गद्दारी करके इस्तीफे दिए थे, उन सारी सीटों पर कांग्रेस की पोजीशन बहुत मजबूत है, और सभी सीटों पर कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। जी, उपचुनाव को लेकर फिलहाल क्या उम्मीद है कांग्रेस, क्योंकि बीते चुनाव की बात करें और जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ उन तमाम विषयों को लेकर? तो जिस तरह से जनता ने देखा कि चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों को लालच में, लोभ में लेकर के और उनसे इस्तीफे दिलवाए गए, बहुत बड़ी लेन देन की बातें चली, और पार्टी के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की, तो सारा जनमानस इन सारे गद्दारों के खिलाफ है, जजों के खिलाफ है। चुनाव में इन सबको हरा करके वो कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय दिलाएगी, जनता का मानस बन चुका है। जी हरिवल्लभ जी, फिलहाल क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं पोहरी में आपको, जो प्रमुख तौर पर? पोहरी में छोड़िए, आप तो 25 सीटों की बात करिए, 2500 सीटों पे टिकाऊ वर्सेज टिकाऊ ये मुद्दा हावी है, और गद्दारी का मुद्दा सबसे ज्यादा आगे है। जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, हमें टिकाऊ व्यक्ति चाहिए, टिकाऊ व्यक्ति नहीं चाहिए, ये मुद्दा सारी सीटों पर एक समान काम कर रहा है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस सभी सीटों पर भारी बहुमत से विजयी होगी। बिल्कुल, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में आपने बीते चुनाव में आप लोगों ने जिस तरीके से कमलनाथ जी ने 15 महीने में जिस तरह की छाप छोड़ी थी, 15 साल के शासन में, कुशासन में बीजेपी ने जो दुर्गति की थी जनता की, उसमें हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने सूझबूझ से सभी वर्गों को जो राहत दी थी, आज पूरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता मिस कर रही है कमलनाथ जी को। मुझे उम्मीद है कि 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो कमलनाथ जी को जनता इज्जत के साथ, बहुमत के साथ पुनः आरूढ़ करेगी, मुख्यमंत्री पद पर शोभित करेगी। फिलहाल लेकिन किसानों के मुद्दे पर तो साफ तौर पर कांग्रेस बीजेपी जिस तरीके से पलट गई है विधानसभा में तमाम डाटा रखने के बाद, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। पहले तो ये प्रचार किया गया कि कमलनाथ जी ने कर्जे माफी नहीं किए। जब शिवराज सिंह की सरकार के कृषि मंत्री ने विधानसभा के पटल पर स्वीकार कर लिया कि हाँ 26 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए थे, तो अब हमको कहने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता समझ रही है कि ये कितने झूठे हैं, और उसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता हमारे कांग्रेस प्रत्याशियों को देगी, भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। हरिवल्लभ जी, कितना बड़ा मुद्दा होगा किसानों का? जो मुद्दा बीते चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था, इस चुनाव में उससे भी बड़ा मुद्दा किसानों का होगा। जी, कौन कौन सी प्रमुख बातें, क्योंकि बीते चुनाव में कमलनाथ सरकार ने काफी कुछ प्रयास किया। केवल 2 ही बातें होंगी, मैंने आपसे कह दिया, टिकाऊ वर्सेज टिकाऊ, दूसरा गद्दारी का मुद्दा सबसे हावी होगा, इसके बाद में किसानों का मुद्दा। चलिए हरिवल्लभ जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पोहरी से आपको प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, और हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ इस मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव मैदान में होगी। तमाम मुद्दे होंगे लेकिन ये एक अहम मुद्दा होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए। राकेश, जिस तरीके से हम पोहरी से जो प्रत्याशी हरिवल्लभ जी उनसे साफ तौर पर बात करें, तमाम बातें तो होंगी, लेकिन जो विषय बीजेपी के पक्ष में हमेशा बोलती रही बीजेपी, सिंधिया का पार्टी में आना, उनके साथ उनके साथियों का आना एक बड़ा फायदेमंद साबित होगा, उसी को कांग्रेस कहती है कि ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा।
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये बात सही है कि पूरा जो अहम फैक्टर है वो सिंधिया है, और सिंधिया के साथ ही उनके तमाम जो समर्थक हैं, सिंधिया के समर्थक के उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके कारण ही बीजेपी को सत्ता में वापसी आने का मौका मिला। लेकिन अब जब 6 महीने पूरी सरकार को हो चुके हैं, इनमें से कई मंत्री बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब सरकार किसकी रहेगी ये तय इस उपचुनाव से होगा। और उपचुनाव में ही हम कहें तो एक तरफ जो बीजेपी के जिसको कि एक बड़ा वो चेहरा मान के चल रही है, वो 2 चेहरे होंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इन्हीं 2 चेहरों पर मध्य प्रदेश का पूरा उपचुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी का यह दावा है कि ये तमाम सीटें खाली हुई हैं, खासतौर पर ग्वालियर और चंबल की जो 16 सीटें हैं वहां पर सिंधिया का प्रभाव है, और उनके प्रभाव वाले वही लोग रहेंगे जो कि पहले थे। बस अंतर यह रहेगा पार्टी का। राकेश, आपको एक बार फिर यहां पर रोकेंगे क्योंकि सुमावली से प्रत्याशी हैं अजय कुशवाहा, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बधाई आपको कि आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन तमाम बदलते घटनाक्रम के बीच आपने बीजेपी से कांग्रेस में प्रवेश लिया है। किस तरीके से हालात देख पा रहे हैं और जीत के कितने पुख्ते दावे हैं? हेलो जी अजब जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के बनाए गए हैं। तो थैंक यू भैया जी, थैंक यू। किस तरीके से तैयारी होगी आगे, किस तरीके से रणनीति होगी? रणनीति में यही है साहब, इनके जो बिकते गए हुए ये कांग्रेस से बीजेपी में जी, ये जनता इतने खिलाफ है, और फिर मेरा तो ये तीसरा चुनाव है उसी विधानसभा से। जी, पर आपने तो बीजेपी से कांग्रेस में प्रवेश किया है। हाँ जी, किया है, और कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं, कांग्रेस की विचारधारा है वो बहुत अच्छी है। बीजेपी से मैं तंग होकर मैं कांग्रेस में गया था। सुमावली में क्या ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो जिन्हें लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सुमावली में सबसे बड़ा वहाँ क्या है कि जातिवादी का चुनाव होता है जी, और अभी तक ये 2 ही परिवार वहाँ विधायक बनते रहे सुमावली से, गजराज सिंह दादा सिकरवार जी का परिवार या ईदल सिंह कंसाना जी का परिवार जी। वहाँ पे देखने के लिए ये मिलता है कि इन्होंने अपने ही गांवों में, अपने समाज के गांवों में ही विकास किया है, जो भी थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा बहुत वो भी। और फिर ये ईदल सिंह तो रेत का वहाँ बड़ा चंबल नदी से रेत निकालकर 2 नंबर में रेत माफिया, हाँ रेत माफिया में सबसे नंबर 1 पे नाम है, और उससे समाज कर रहा है बस रेत को बिकवा कर, लेकिन अन्य समाज उससे बहुत खिलाफ है। चलिए आपको बहुत शुभकामनाएं अजब जी, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजब सिंह कुशवाहा, कांग्रेस के प्रत्याशी, सुमावली से तमाम मुद्दे और साथ ही रेत माफियाओं से जुड़ा मुद्दा, जातिवाद समेत तमाम ऐसे मुद्दे सुमावली के हैं जिन पर वो जोर शोर से जनता के बीच जाएंगे। तो लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद हम प्रत्याशियों से भी चर्चा कर रहे हैं और उनके क्षेत्र से जुड़ी तमाम जो मुद्दे हैं उन पर भी हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और कुल मिलाकर अभी जो मुद्दा है वो प्रदेश स्तर का मुद्दा है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता बीजेपी में प्रवेश करते हैं, उनके साथ ही उनके विधायक उनके साथ जाते हैं, तो ऐसे में क्या परिदृश्य बनता है मध्य प्रदेश के भीतर उपचुनाव को लेकर, क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं, तमाम विषयों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ न्यूज़ रूम भोपाल से बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से हम प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे हैं, प्रत्याशी ज़्यादातर इस बात पर फोकस कर रहे हैं, जो हम जिस पर चर्चा कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथियों का आना बीजेपी प्लस मानती है, कांग्रेस इसे अपने लिए प्लस मानती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे में ज़्यादा बेहतर है। और जैसे कि सुमावली की बात चल रही थी और साफ तौर पर अजब सिंह कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे भी प्रबल होंगे। देखिए बिल्कुल, ये तो तय है, जो प्रत्याशी सूची में जिनके नाम तय किए गए हैं और उनसे जब हमने चर्चा की तो उनका जो मुद्दा है वो स्पष्ट है, उसको सोचना नहीं है। यानी कह सकते हो कि उनकी तैयारी पूर्व से चल रही थी। और जिस तरह से हम बार बार वही चीज़ बता रहे हैं कि कांग्रेस में जो नाम तय किए गए हैं उसमें पूर्व सीएम कमलनाथ का साफ तौर पर कहना था कि एक ही उसमें कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी कि ऐसा कौन जो नेता है, स्थानीय नेता जो पूरी तरह से पार्टी के प्रति वफादार है। पहली कंडीशन तो यही थी कि पार्टी का वो वफादार कार्यकर्ता होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी कि कौन वहां पर जीत की मुकाम रखता है। तो तमाम जो नाम सामने आए हैं
ये साफ तौर पर जाहिर है कि वही नाम चिन्हित किए गए, ये दोनों कैटेगरी पर खड़े उतरते हैं। और अब जब हम उनसे चर्चा कर रहे हैं तो उनके मुद्दे साफ तौर पर जाहिर हैं। जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मुख्य मुद्दा वही होगा, जनता के बीच बताया जाएगा कि वो तमाम चेहरे जो आपने पहले कांग्रेस पार्टी के लिए चुने थे वो दूसरी पार्टी में चलेगा, यानी आपको धोखा देकर गए हैं। साफ तौर पर यह कांग्रेस आरोप लगा रही है। लेकिन अब जो चेहरे होंगे वो आपके होंगे, पार्टी के होंगे, कार्यकर्ताओं के होंगे और उन लोगों के होंगे जिन्होंने कि उनको जो चुनेंगे। तो साफ तौर पर यह है कि स्थानीय मुद्दे भी शामिल रहेंगे, लेकिन जो पार्टी फोरम की बात करें, जो पूरे प्रदेश स्तर पर बात करें, इसके मुद्दे भी पहले से पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं ऐसे कार्यकर्ताओं को बता दिया गया है। कह सकते हैं कि कार्यकर्ता अपनी जो पार्टी की जो रीति नीति है उसको भली भांति जानते हैं। यही कारण है कि तमाम जो हम प्रत्याशी चर्चा कर रहे हैं उनके सामने एक ही बात निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही हम स्थानीय मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय समीकरण भी मायने रखते हैं और ऐसे प्रत्याशी जो कि जीत की सबसे अधिक संभावना रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके भी, चाहे वो जातिगत समीकरणों की बात करें या क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें, तो इसका भी काफी ख्याल रखा होगा। लेकिन जिस तरह से जो बड़े चेहरे हैं, क्योंकि हम बात करें वो तमाम नेता जो कि अभी तक विधायक बनते आए, अब तक इनको टिकट मिलता आया है, वो बीजेपी के दामन में, ऐसे कांग्रेस के उन लोगों को भी मौका मिला है जो कि अभी तक टिकट की दौड़ में शामिल जरूर होते थे लेकिन उनको अब तक टिकट नहीं मिल पाता था। तो ये कह सकते हैं कि साफ तौर पर जाहिर है ऐसे चेहरों का चयन किया गया है और जो तैयारी हम देख पा रहे हैं कि पार्टी की प्रदेश स्तर पर है, जिला स्तर पर है, ऐसे प्रत्याशी जब हम चर्चा करते हैं तो वही तैयारी उनकी भी नजर आती है। यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और साफ तौर पर जाहिर है जो तैयारी कांग्रेस ने की है इसी लिहाज से की है कि उपचुनाव उसको कांग्रेस को फतह करना है। बिल्कुल, और उपचुनाव फतह करना है और शायद इसीलिए अब किसानों का जो मुद्दा है इसे लेकर विधानसभा में बीजेपी की सरकार की ओर से जो डाटा पेश किया गया उसके बाद उस पर वो पलट भी गई तमाम ये मुद्दा कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि एक तरीके से एक मुहिम के तहत अब कांग्रेस इससे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि और ऐसे किसानों को भी सामने लेकर आ रही है जिनके कर्ज माफी हुए हैं। राकेश, ये फैक्टर कितना काम करेगा? देखिए, पूरे तमाम हम जो 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसमें फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो किसान होंगे। और जिस तरह से 2018 के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, उसमें सत्ता परिवर्तन करने में किसानों ने एक अहम भूमिका निभाई थी और किसानों से कांग्रेस ने जो वादा किया था कि कर्जा माफ होगा, पूरे उपचुनाव के दौरान ये लहर पूरे प्रदेश में चली थी, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में चली थी। और हम जहां की बात कर रहे हैं, जो तमाम सीटों पर चुनाव होना है जिसमें अधिकांश क्षेत्र है वो ग्रामीण इलाके लगे हुए हैं, सबसे अधिक वोटर्स है वो किसान है। तो किसान जो है पूरे चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होगा। चुनाव जो किसान ही तय करेगा कि सत्ता में कौन सी पार्टी आने वाली है। ऐसे में कह सकते हैं कि किसान सीधे तौर पर प्रभावित होगा। वो किसानों के लिए जो सबसे बड़ी योजना है जिससे किसान प्रभावित होंगे वो किसान कर्जा माफी योजना होगी। और इसी किसान कर्जा माफी योजना को लेकर हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, सीधे तौर पर जो सियासत गरमाए रखे हैं और दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस का दावा है कि किसान कर्जा माफी हुई है, सरकार इसे नकारने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम बात करें तो मुख्य फोकस जो है किसानों पर है और मुख्य फोकस जो दोनों दलों का है किसान कर्जा माफी योजना पर। चलिए, तो कुल मिलाकर किसान पिछली बार भी बड़ा मुद्दा थे, इस बार भी बड़ा मुद्दा हो सकते हैं। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका।